चलिए आज का लेसन चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो मेरा नाम है शहजादा शेख। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो चलिए आज का पहला टॉपिक चालू करते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स। आपके मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी तो रही होगी कि हमारे फूड में इतने सारे वैरायटी क्यों होते हैं। काफ़ी सारे वैरायटीज़ होते हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, एग, मिल्क, मीट। तो ये सब कहाँ से आते हैं? आपके मन में क्वेश्चन तो कभी ना कभी आया ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ फूड के बारे में। तो जो फूड प्रोडक्ट है हमें वो डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन। ये हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, मतलब फार्मिंग से या ट्री से। और वही हम एग के बारे में देखेंगे, मिल्क देखेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। और मीट ये हमें एनिमल सोर्सेस से आता है। तो भले ही फूड हमें एक ही कैटेगरी से मिलता है, मतलब राइस, व्हीट, ये हमें प्लांट सोर्स से ही मिलता है, पर इनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर हम व्हीट को देखेंगे राइस के कंपैरिजन में, तो व्हीट को राइस के मुकाबले काफ़ी कम पानी लगता है उगने के लिए, और राइस को काफ़ी मार्शी एरिया, मतलब एक ऐसा फार्मिंग एरिया जहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर सोर्स हो। सिर्फ प्लांट के साथ ही नहीं, एनिमल के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे आप स्मॉल एनिमल्स को ले लीजिए, गोट, शिप, ये सब हिली रीजन के साथ साथ ग्रासलैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। पर जब हम कैटल के बारे में बात करते हैं, मतलब काव, बुल, बफेलो, तो इनको जिंदा रहने के लिए ग्रासलैंड ही ज़रूरी होता है। तो वैरायटी ऑफ फूड में हमने देखा कि फूड के वैरायटीज़ क्या होते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, और एनिमल के बारे में देखा कि कैसे एक एनिमल या फिर एक टाइप का प्लांट अपने टाइप के दूसरे प्लांट के मुकाबले अलग एनवायरनमेंट में भी बढ़ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे गैदरर्स फार्मर में बदल गए, और कैसे हंटर्स जो जानवरों का शिकार किया करते थे, उन्हीं जानवरों को हर्ड बना के, मतलब उनका झुंड बना के, उनको डोमेस्टिकेट करके उनके रिसोर्सेज का यूज करने लग गए। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था, अराउंड 12,000 ईयर अगो, मतलब 10,000 BC में अचानक से क्लाइमेट में एक चेंज आ गया, जहाँ पे जो क्लाइमेट था वो कोल्ड से थोड़ा वार्म में शिफ्ट हो गया, जो टेम्परेचर था वो थोड़ा ट्रॉपिकल हो गया। तो इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्लांट्स, एनिमल्स, जो लिविंग बीइंग्स थे, जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी चेंज हो गया। तो इस एनवायरनमेंट चेंज के कारण काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड बनने लग गए। तो इन ग्रासलैंड के कारण जो कैटल्स थे, जो एनिमल्स थे, उन्होंने उन ग्रासलैंड में रहना चालू कर दिया। तो इन ग्रासलैंड के बनने के कारण काफ़ी सारे प्लांट ने भी इवॉल्व करना चालू किया, जैसे वीट, बार्ली, मिलेट, राइस। तो इनके जो वीड्स हुआ करते थे या इनके जो प्लांट्स हुआ करते थे, उन्होंने ग्रो करना चालू किया। तो उस समय के लोगों ने उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, कैसे ग्रेन बड़े होते हैं, वो रेपन होते हैं, फिर उनके वही ग्रेन जब मिट्टी पे गिरते हैं और उसी ग्रेन के टुकड़े से एक नया प्लांट बनता है। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और प्लांट ग्रेन्स को कलेक्ट करके उन्होंने खुद के दम पे इस ग्रेन से प्लांट को उगाने की कोशिश करी। और जो प्लांट्स उगा करते थे वो उन्हें दूसरे एनिमल्स जैसे बर्ड्स या फिर जो चरवाहे कैटल्स होते थे उनसे वो सेफ रखा करते थे, और इन प्लांट्स को वो बड़े स्केल पे उन्होंने ग्रो करना चालू किया, उनको फार्म करना चालू करा। तो इस तरह से जो हर्डर्स थे या फिर जो गैदरर्स थे, जिन्होंने उन सीड्स को कलेक्ट किया, उन ग्रेन्स को कलेक्ट किया, उन ग्रेन के यूज़ से उन्होंने प्लांट को उगाना सीखा, फार्मिंग के नए तौर तरीके सीखे। तो जो उस समय के वुमेन, मैन और बच्चे थे, उन्होंने भी जो वाइल्ड एनिमल थे उन्हें अट्रैक्ट करना चालू किया। जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो उनके शेल्टर के पास कुछ फूड सोर्स छोड़ दिया करते थे। तो इस तरह उन्होंने एक वाइल्ड एनिमल से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करा। तो जो फर्स्ट डोमेस्टिकेट एनिमल थे वो थे डॉग्स। उन्होंने डॉग्स को पालना चालू किया। फिर डॉग्स के बाद उन्होंने कुछ जेंटल कैटल्स जैसे कि शिप, गोट, बफेलो, काव, वो भी काफ़ी जेंटल स्वभाव के हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें भी डोमेस्टिकेट करा, उन्हें हर्ड में पालना चालू किया, उनके ग्रुप्स फॉर्म किए। फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उन्हें पालना चालू किया, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करने लग गए। फिर जो वाइल्ड एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल में कन्वर्ट करा था, वो उनकी प्रोटेक्शन भी किया करते थे। तो इसी तरह जो हंटर्स थे, उन्होंने एनिमल का शिकार करने की जगह उन्होंने उनका हर्ड बना के उनको पालना शुरू किया और उनके रिसोर्सेज का यूज़ करने लग गए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, डोमेस्टिकेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे डोमेस्टिकेटेड प्लांट या एनिमल अपने वाइल्ड एनिमल से कैरेक्टरिस्टिक में अलग होने लग गए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स के बारे में।
तो जब प्लांट या फिर ग्रेन जो पीपल या फिर जो समय के जो लोग थे वो जब सेलेक्ट करते थे, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते थे। जैसे उनका ग्रेन साइज़ बड़ा होना चाहिए, और जिस प्लांट से वो ग्रेन ले रहे हैं वो प्लांट भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसका जो स्टेम है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब वो बड़े ग्रेन्स उस प्लांट के ऊपर बियर करेंगे तो वो जो स्टेम है उसे ताकत होनी चाहिए कि वो पूरे सीड्स का वजन उठा सके, और उसी क्वालिटी का आउटपुट मिलना चाहिए। इसीलिए जो फार्मर्स हुआ करते थे वो जो ग्रेन साइज़ है बड़े सिलेक्ट किया करते थे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट का ग्रेन वो लिया करते थे। जो ओल्ड फार्मर हुआ करते थे उस टाइम के, वो इतने सिलेक्टिव इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी फार्मिंग में। तो फार्मिंग जो जॉब था वो काफ़ी मेहनत वाला जॉब था। अगर आप ही सोचिए, अगर आप मेहनत करेंगे किसी फार्मिंग के ऊपर, किसी प्लांट को उगाने में, और वो प्लांट आपको अच्छा आउटपुट नहीं देगा, मतलब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे और जो ग्रेन क्वालिटी या फिर जो सीड्स आपको मिलेंगी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो आपकी पूरी मेहनत धुल जाएगी। तो इसीलिए जो फार्मर्स हुआ करते थे वो काफ़ी सिलेक्टिव हुआ करते थे ग्रेन्स के मामले में, और अगर वो अच्छे क्वालिटी के ग्रेन्स को फार्म करेंगे, उसको सीड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आउटपुट मतलब जो प्लांट फार्मिंग के बाद उगेगा वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होगा। तो चलिए देखते हैं अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के मामले में भी जो हर्डर्स हुआ करते थे वो काफ़ी सिलेक्टिव हुआ करते थे। वो कोई भी कैटल को नहीं उठाया करते थे, तो वो उन जानवरों को सिलेक्ट करते थे जो नेचर से काफ़ी जेंटल हो, जो वार्म हार्टेड हो, मतलब जो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो जो एनिमल्स थे जैसे शेप, गोट, बफेलो, काव, उनका जो नेचर था, उनका बिहेवियर था, वो बाकी वाइल्ड कैटल्स के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट हुआ करता था, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। तो इसीलिए जो हर्डर्स थे उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीड्स को सिलेक्ट किया जो इजीली टेम हो सके, जो इजीली डोमेस्टिकेट हो सके, और वो उनका अच्छे से यूज़ कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में ऐसा हुआ, जो डोमेस्टिकेट जो एनिमल थे वो वाइल्ड एनिमल से काफ़ी डिफरेंट होने लग गए। मतलब जो काव अभी है वो अपने एंसेस्टर्स के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट हो गए। मतलब जो काव के एंसेस्टर्स जो उस ज़माने में जो काव्स या जो कैटल्स हुआ करते थे वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे आज के मुकाबले। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। ऑब्वियसली जो वाइल्ड एनिमल है उनका इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे वो जंगल में रहते हैं या फिर कोई वाइल्ड ग्रासलैंड में रहते हैं, तो वहाँ पे फूड की काफ़ी कमी होती है, वहाँ पे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, वहाँ पे वाइल्ड ग्रास होता है। तो जैसे कि जहाँ पे वाइल्ड ग्रास होता है वो चबाने में काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी हार्ड होता है, तो इसीलिए जो उनके टीथ का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी शार्पी होता था। और बाकी एनिमल्स भी जंगल में रहा करते हैं, तो उन्हें फूड के लिए उन्हीं एनिमल्स से लड़ाई या फिर एग्रेसिव नेचर का होना पड़ता था, जिसलिए उन्हें काफ़ी एग्रेसिव होना पड़ता था। तो एग्रेसिव होने के लिए ऑब्वियसली जो उनके सिंग का साइज़ है, जो हॉर्न का साइज़ है, वो काफ़ी बड़ा चाहिए, क्योंकि उन्हें झगड़ा करना है। और अगर हम उन्हीं एनिमल को डोमेस्टिकेट कर ले तो उन्हें जो फूड सोर्स है, जो ग्रास जो हर्डर्स डालने वाले हैं, वो काफ़ी इजी होगा, वो चूइंग में भी काफ़ी इजी जाएगा। इसलिए उनके टूथ का साइज़ धीरे धीरे इवॉल्व होने लग गया। जहाँ पे उन्हें शार्प टीथ्स चाहिए थे, जो टीथ का साइज़ है, जो शार्पनेस है, वो कम होने लग गया। और वही जो हॉर्न है उनके साइज़ भी धीरे धीरे जब इवॉल्वेशन के बाद, जैसे वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए टाइम के साथ, तो जो उनके हॉर्न का साइज़ है वो छोटा होने लगा, क्योंकि अब उन्हें एग्रेसिव नेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें फूड के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सब चेंजेस के कारण जब एक एनिमल को हम दूसरा एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो वो धीरे धीरे इनको इवॉल्व होना ही है। और इस इवॉल्वेशन में हम देखते हैं कैसे जो टूथ का साइज़ है, जो हॉर्न का साइज़ है, वो बदल जाता है। जो उनका एग्रेसिव नेचर है वो भी कैसे धीरे धीरे बदलते जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये जो चेंजेस हुआ वो ओवर अ नाइट नहीं हुआ, ये काफ़ी धीरे धीरे, काफ़ी ग्रेजुअली हुआ, काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के टाइम में हुआ। तो जो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस था वो भी ओवरनाइट नहीं था, ये काफ़ी ग्रेजुअली चेंज था। मतलब आज से 12,000 ईयर अगो जब अर्ली मैन या फिर जो पीपल उस समय हुआ करते थे, जो लोग उस समय हुआ करते थे, उन्होंने ग्रेजुअली इसे अडॉप्ट किया। मतलब जो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस था वो ग्रेजुअली, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, धीरे धीरे हुआ, जहाँ पे एनिमल्स धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए। फिर जो डॉग्स थे वो काफ़ी वाइल्ड हुआ करते थे पहले नेचर में। तो इस डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में भी जो वाइल्ड एनिमल थे, जो उनका नेचर था, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होने लग गया जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन उस टाइम के हुआ करते थे वो भी वाइल्ड एनिमल ही हुआ करते थे, वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे। तो उन्हें टेम करना, उन्हें डोमेस्टिकेट करना,
फिर जो आज के एनवायरनमेंट में वो लोग आ चुके हैं, जो एनिमल्स है आज इतने जेंटल हार्टेड, वो काफ़ी धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ, टाइम आफ्टर टाइम धीरे धीरे उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, इसलिए उनका जो बिहेवियर भी है वो धीरे धीरे चेंज हो गया। तो हमारा डोमेस्टिकेशन का टॉपिक ये पे ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो हमने पिछले लेसन में जैसे कि देखा था, जो अर्ली मैन थे, जो उस समय के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे काफ़ी सर्वल्स रीज़न के कारण। बट जब उन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की तो हमें पता है किसी सीड में से किसी प्लांट तक बनने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। ये जो प्रोसेस है काफ़ी ग्रेजुअली होता है। कुछ केसेस में इन्हें कुछ दिन का समय लग सकता है, कुछ हफ्तों का, कुछ महीने का, और कुछ केसेस में तो इसे कई साल लग जाते हैं। तो जब फार्मिंग उन्होंने चालू किया, जब उसकी शुरुआत हुई, तो इन्हें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। तो जो लोग थे वो ट्रैवल नहीं किया करते थे, वो उसी जगह रहा करते थे जहाँ पे उनका फार्मिंग साइट हो। तो फार्मिंग को काफ़ी वक्त लगता था। तो उन्होंने उन प्लांट का ध्यान रखना चालू किया, जैसे कि प्लांट को समय समय पे पानी देना, प्लांट जो वाइल्ड ग्रासेस या वीड्स जो आपके ग्रेन के पास अनवांटेड प्लांट है, जिनकी आपको आपके फील्ड में ज़रूरत नहीं, उनकी भी साफ़ सफाई काफ़ी ज़रूरी हो गई। कुछ जगहों पे जो फील्ड है वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का अटैक हो जाया करता था, जैसे कुछ वाइल्ड कैटल्स वो फील्ड में घुस जाया करते थे और उन ग्रेन्स को, उन फार्म को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो इन चीज़ों से भी जो उस समय के लोग थे, हमें उनके फार्म को बचाने की ज़रूरत रहती थी। और कुछ बर्ड्स हो गए, जैसे वो ग्रेन के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो अपने फार्म को उन बर्ड से भी प्रोटेक्ट करना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो इसीलिए वो उन्हीं जगहों पे सेटल होने चालू कर दिए जहाँ पे उनका फार्म और फील्ड हुआ करता था। तो आफ्टर कल्टीवेशन या फिर जब फार्मिंग फिनिश हुआ करती थी, तो जो ग्रेन्स हुआ करते थे उन्हें खाने के लिए भी स्टोर करना पड़ता था और सीड्स के लिए भी, या फिर जो आगे का जो कल्टीवेशन होने वाला, जो फार्मिंग होने वाला, उसके लिए भी सीड्स को स्टोर करना पड़ता था। तो स्टोरिंग के लिए उन्होंने 3 मेथड का यूज़ किया। कहीं पे वो क्ले पॉट्स का यूज़ किया करते थे, या फिर वुवन बास्केट्स जो कि बैम्बू स्टिक या फिर वुड का हुआ करता था, और कुछ केसेस में उन्होंने ज़मीन में गड्ढे करके बड़े बड़े डिग पिट बना के उनमें उन ग्रेन्स को, उन सीड को स्टोर करना चालू किया अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। क्योंकि जो विंटर का टाइम हुआ करता था वो, या फिर जो हैवी रेनफॉल हुआ करता था, उस टाइम पे कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग नियरली इम्पॉसिबल हो जाया करता था। तो वो लोग सही क्लाइमेट, सही इन्वायरमेंट में उसे उगा के पूरे साल के लिए उसे स्टोर किया करते थे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, स्टोरिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम एनिमल का ठीक से ध्यान रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनको ठीक से फूड सोर्स देंगे, तो वो भी हमें बदले में काफ़ी सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं, जैसे कि एग, मिल्क, मीट, जिनका यूज़ करके पीपल या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन सर्वाइव कर सकती है। जैसे वो प्लांट सोर्स से अपना फूड लेते हैं, तो उसी तरह एनिमल से भी अपना फूड ले सकते हैं। तो इसीलिए स्टोरिंग ऑफ एनिमल, उनका देखभाल करना, उनकी हर्डिंग करना, उनकी केयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चला कि फर्स्ट फार्मर और हर्डर यहाँ पे रहा करते थे। तो चलिए एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट पे चलते हैं, मेहरगढ़, जो आज के प्रेजेंट पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं उन्हें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले ग्रेन्स और एनिमल बोन। उन पे रिसर्च और टेस्ट के बाद उन्हें पता चला ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स जब यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला इन ग्रेन्स के बारे में। तो ऐसे ही कई और साइट्स मिले थे कश्मीर और उत्तर प्रदेश में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। तो चलिए चलते हैं बुरज़ाहों में, मतलब आज के प्रेजेंट कश्मीर में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे काफ़ी सारे हट्स और हाउसेस मिले हैं, जिन्हें आप पिट हाउसेस भी बोल सकते हैं। ये हाउसेस ज़्यादातर ज़मीन के अंदर बनाई गई थी, मतलब इन पे जाने वाली सीढ़ियाँ हमें हाउसेस तक लेके जाती है। तो इसका मतलब है कि कश्मीर में उस टाइम पे भी काफ़ी ठंडा वेदर रहा करता था, तो लोग अपना घर जनरली ज़मीन के नीचे ही बनाया करते थे। तो इनसे उन्हें एक्सट्रीम वेदर से या फिर एक्सट्रीम कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्शन मिला करता था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे सबूत भी ढूंढे कुकिंग से रिलेटेड, मतलब वो कुकिंग ज़मीन के ऊपर भी किया करते थे और घर के अंदर भी। ये टोटली इन्वायरमेंट कंडीशनर के ऊपर डिपेंड करता था। मतलब अगर जो इन्वायरमेंट कंडीशनल है वो काफ़ी टफ हुआ करता था, काफ़ी विंटर हुआ करता, काफ़ी तेज़ हवा हुआ करता था, तो वो कुकिंग जनरली ज़मीन के नीचे ही किया करते थे।
और इन साइट पे सिर्फ हाउसेस ही नहीं, काफ़ी सारे स्टोन टूल्स भी मिले हैं जो कि पैलियोलिथिक एज से काफ़ी डिफरेंट है, मतलब उनसे काफ़ी मॉडर्न है। इसलिए हम उन्हें नियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टोन टूल्स काफ़ी प्रिसाइज और पॉलिश और वेरी शार्प्स हुआ करते थे इन कंपेयर टू पैलियोलिथिक एज के स्टोन से। सिर्फ स्टोन टूल्स ही नहीं, हमें इसके अलावा काफ़ी एसेंशियल टूल्स भी मिले हैं, जैसे मोटार एंड पेस्टल्स, जो कि उस समय के लोग ग्रेन्स या फिर वीट, मिलेट, इन सब को पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। इतने साल बीत जाने के बाद भी मोटार और पिस्टल आज भी हम यूज़ करते हैं हमारे हाउस होल्ड के काम में, जैसे ग्रेन्स को, गेहूं को, राइस को पीसने के लिए। तो इन एवोल्यूशन के दौरान हमने ये सीखा, जो टूल्स का जो फाउंडेशन है वो तभी से एक है, पर बस एवोल्यूशन के कारण बस हम उनमें एडवांसमेंट ला रहे हैं। और सारे जो टूल्स है वो जनरली स्टोन, बोन से ही बना करते थे और मिनिमल वुड का यूज़ होता था। चलिए, स्टोन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, जैसे कि पॉट। मतलब हमें ये बात मालूम पड़ जाती है कि जो लोग वहाँ रहा करते थे वो पॉट का इस्तेमाल करते थे। जनरली पॉट का जो इस्तेमाल है वो स्टोरिंग के लिए यूज़ हुआ करता था, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। मतलब जो राइस बनाने के लिए उन्हें पॉट की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर सीड्स और ग्रेन को स्टोर करने में। पॉट्स बनाने के अलावा उन्होंने कपड़े भी सीना सीख लिए थे। मतलब वो लोग जनरली फाइबर्स या फिर कॉटन, जो कि हम मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हैं। इतना सब कुछ एवोल्यूशन होने के बाद भी मन में एक डाउट तो होता ही है, क्या ये सब एक ही बार में हो गया था? मतलब हंटर और गैदरर से सीधा फार्मर और हर्डर? नहीं, ये सब ग्रेजुअली हुआ था। इसका मतलब है जो लोग उस समय के हुआ करते थे वो दोनों किया करते थे अकॉर्डिंग टू द सीज़न। अगर सीज़न टफ हुआ करता था तो वो हंटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, गैदरिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सही हुआ करती थी, वो लोग फार्मिंग या फिर हर्डिंग, एनिमल के ब्रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो लोग हर पॉसिबल रिसोर्स या फिर हर ऐसे सोर्स ढूंढा करते थे जहाँ से उन्हें अपने यूज़ के लिए रिसोर्सेज मिला करते थे। तो स्टडी और रिसर्च के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि ये सब ग्रेजुअली हुआ करता था। मतलब कुछ पार्ट लोगों के कुछ कबीले हंटर और गैदरर थे, तो कुछ पार्ट फार्मर और हर्डर्स थे, या फिर ऐसे भी कुछ पार्ट थे जो दोनों मेथड को अडॉप्ट करके जीना पसंद करते थे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक में हम सारे रिचुअल्स और कस्टम के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पुराने ज़माने के उस वक्त के लोग उन्हें प्रैक्टिस किया करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें डायरेक्ट एविडेंसेस इस बारे में नहीं दे सकते, पर काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्च बाय द स्कॉलर्स हमें ये पता चला कि जो हर्डर्स थे या फिर जो फार्मर्स थे कुछ पुराने रिचुअल प्रैक्टिस किया करते थे ताकि उनकी फार्मिंग या जो हर्डिंग हो आने वाले साल में वो अच्छी हो, जो फसल उगे वो उन सीज़न के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे रिचुअल और प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई इन अर्ली ट्राइब्स में। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ट्राइब्स। तो ट्राइब ऐसे लोगों का ग्रुप हुआ करता था जनरली जहाँ पे एक से लेके 2 या फिर 3 जनरेशन के लोग एक ही जगह पे रहा करते थे। तो इन ट्राइब में जनरली हर एक प्रोफेशन के लोग रहा करते थे। मतलब हर्डर, फार्मर, गैदरर्स सब एक ही छत के नीचे रहा करते थे। वो लोग अपना सारा काम एक दूसरे में बांट लिया करते थे। मतलब मैन, वुमेन्स, जनरली जो मेंस रहा करते थे वो शिकार के लिए बाहर जाते थे, और जो वुमेन या फिर कम उम्र के जो मैन हुआ करते थे वो फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। और जो लोग नॉलेजफुल होते थे, जो एक्सपीरियंस होते थे, वो गैदरिंग की ओर जाते थे। मतलब जंगल से कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किया करते थे वो अपने ट्राइब्स के लिए। और भी काफ़ी सारे काम हो गए, जैसे कि पॉट, वीवरिंग क्लोथ्स, पॉट्स बनाना, बैग्स बनाना। तो इन सब काम में भी वो सब मिलजुल के किया करते थे। अपने जानवरों की देखभाल, उनसे रिसोर्सेज कलेक्ट करना, फार्मिंग के ग्रेन्स कलेक्ट करना, उनको स्टोर करना, पॉट्स को डिज़ाइन करना, बोन्स, टूल्स बनाना, सब वो सब मिलके एक साथ किया करते थे। और जनरली इन ट्राइब के लीडर ओल्ड मैन हुआ करते थे। मतलब वो बूढ़े जिनको एक्सपीरियंस और काफ़ी नॉलेज हुआ करता था, काफ़ी विजडम हुआ करता था अपने ट्राइब्स के बारे में। वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्हें हर चीज़ के बारे में मालूम हुआ करता था, जैसे हंटिंग के नए टेक्निक, फार्मिंग के बारे में, गैदरिंग के बारे में, हर एक रिसोर्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, जानवरों का बिहेवियर क्या होता है, कौन से प्लांट्स के कौन से यूजेस होते हैं, प्लांट उगाने का सही सीज़न कौन सा होता है, हंटिंग कैसे की जाती है, अपने ट्राइब्स का रक्षा कैसे करना है। उन्हें इन सब टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ करते थे।
और ट्राइब में सिर्फ काम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस किया करती थी, जैसे कि हमने पहले रिचुअल्स और कस्टम्स को देखे। तो काफ़ी सारे ट्राइब्स का अपना ही अलग अलग रिचुअल्स होता है। कुछ लोग अच्छे एग्रीकल्चर के लिए रिचुअल्स करते हैं, कुछ लोग सबके सेहत के लिए, कुछ लोगों का एक बिलीव रहता है कि कोई पावर है जो उनकी रक्षा कर रहा है। वो हर एक चीज़ों की पूजा किया करते थे, जैसे जंगल के वनस्पति, फार्मिंग, एनिमल हंटिंग। तो वो हर चीज़ को स्टेब्लिश किया करते थे ताकि जो उनका प्रोस्पेरिटी हो, जो उनकी ग्रोथ हो ट्राइब की, वो अच्छे से हो। आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि उस ट्राइब में ऐसा क्या डिफरेंट होता होगा आज के हमारे मॉडर्न सिटीज़ या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल से। जनरली इन ट्राइब्स में कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था, मतलब ना ही कोई गरीब हुआ करता था, ना ही कोई अमीर। इन ट्राइब में जो लोग भी रहा करते थे उन सबको एक इक्वल राइट, एक इक्वल दर्जे के अकॉर्डिंग देखा जाता था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, अ क्लोजर लुक। क्लोजर लुक में हम 2 पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो चलते हैं मेहरगढ़ के सफ़र पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है ईरान के लिए। काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स का मानना है जो अर्ली सिविलाइजेशन हुआ करते थे उन टाइम पे, उनका फार्मिंग का सफ़र या फिर हर्डिंग का सफ़र यही से चालू होता है। जनरली जो फार्मिंग के फर्स्ट ग्रेन्स थे, वीट एंड बार्ली, उनकी कल्टिवेशन इसी लैंड से चालू हुआ था। तो इस जगह पे काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे और रिसर्च के बाद हमें लेवल बाय लेवल यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, जैसे कि पिग, डियर, कैटल, गोट, शेप। तो हमें इसके रिसर्च के बारे में ये पता चलता है जो अर्ली मैन है वो इन कैटल्स को अपने पास रखा करते थे। तो ये जो एक्सकवेशन है ये काफ़ी लेवल बाय लेवल हुआ, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। इन लेवल के रिसर्च और डिगिंग और एक्सकवेशन के बाद हमें इन सब डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है। तो एक्सकवेशन के बाद हमें उन्हें हाउसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता चला। मतलब जनरली उनके हाउसेस में कंपार्टमेंट सिस्टम हुआ करता था, मतलब वो कंपार्टमेंट बनाना सीख गए थे। उनका कुकिंग एरिया अलग होता, वहाँ पे जो ग्रेन होते थे उनके स्टोरेज के लिए वो अलग जगह यूज़ किया करते थे। अपने काम के अकॉर्डिंग वो हाउसेस का सेगमेंट या फिर उनके कंपार्ट्स बनाया करते थे। और एक्सकावेशन में भी आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला लोग दफनाने के लिए भी एक अलग जगह यूज़ किया करते थे। और रिसर्च के बाद हमें ये भी मालूम पड़ा कि जो पुराने ज़माने के या फिर जो उस वक्त के लोग हुआ करते थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे, क्योंकि जब एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे ह्यूमन ग्रेव के साथ साथ उनके एनिमल के ग्रेव या फिर उनके रिमेन्स भी मिला। मतलब वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनका बिलीव ये था कि जो मर चुके हैं उनका आगे का सफ़र यहाँ से चालू होता है आफ्टर लाइफ के लिए, तो उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे के प्रोसेस के लिए। तो उनकी जो प्यारी चीज़ें या फिर जो उनके पर्सनल थिंग्स हुआ करते थे, उनके जो फेवरेट एनिमल हुआ करते थे, तो उन्हीं के साथ वो दफन कर दिया करते थे उसी सेम जगह पे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दाऊजली हेडिंग। तो ये जो साइट है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के एक हिली साइट के पास है। तो ये जो साइट है ये चाइनीज़ और म्यांमार कल्चर से काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारे स्टोन टूल्स, पॉट एविडेंसेस मिले हैं और मोटर और पेस्टल्स के बारे में भी पता चला है। तो इस डिस्कवरी के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि मतलब लोग उस टाइम पे ग्रेन्स और वीट को उगाया करते थे, उनका यूज़ किया करते थे, उन्हें पीस के उनके ग्रेन को स्टोर करने में वो लोग सक्षम थे। तो चलिए हमारा लास्ट टॉपिक चालू करते हैं, एल्सवेयर, जहाँ पे हम टर्की में जाएंगे कैटल हयुग के सफ़र पे। तो काफ़ी सारे डिस्कवरीज और आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन के बाद वहाँ पे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि उस रीजन का नहीं है, जैसे कि फ्लिंट मिला, मतलब वो सीरिया से लाया गया था। क्राउडिस के बारे में पता चला जो कि नियरली सी में मिलता है और नियर बाई सी वहाँ पे रेड सी है। तो इन सब चीज़ों को वो लोग अपने ऊपर बांध के लाया करते थे एनिमल के यूज़ के थ्रू। तो हमें इस बारे में भी पता चल गया, मतलब उस ज़माने में उस ट्राइब में जो लोग रहा करते थे, उस विलेज में जो लोग रहा करते थे, वो लोग एनिमल का यूज़ करते थे अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो चलिए आज का लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।